Jai Hind everyone. I am Aditya and I welcome you all to this YouTube channel Study with AK. क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अगर आप YouTube के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं देन लेट मी टेल यू दैट हमारी एक सीरीज चल रही है प्रेजेंट टाइम में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक हम लोग चैप्टर 13 प्लेन्स तक के चैप्टर को कवर कर चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारा चैप्टर 15 वेदरिंग एंड मास मूवमेंट का चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेदरिंग क्या होता है और फिजिकल वेदरिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के क्लास के अंदर हम लोग केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में कौन कौन से तरह के हमारे केमिकल वेदरिंग होते हैं ये भी देखेंगे। जैसे आपकी सॉल्यूशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, केलेशन हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका जो लिंक होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि केमिकल वेदरिंग किसे कहा जाता है या केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है। तो केमिकल वेदरिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी जो रॉक्स होती हैं या कह सकते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं और केमिकली तौर पर वो क्या होते हैं, एल्टर्ड हो जाते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे मतलब तो इसका बता दिया पर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो आइए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये हमारी एक रॉक हो गई। आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग रॉक का डिफिनीशन जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रॉक बेसिकली ऐसे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि कंपोज होते हैं, यानी बने होते हैं एक या उससे अधिक मिनरल्स से, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रॉक लिया और इसके अंदर ये जो रॉक हमने कहा कि ये बेसिकली एक मिनरल से बना हुआ, जिसका नाम हमने दे दिया ए मिनरल, ठीक है। वहीं पे हमने एक और रॉक लिया और इसका हमने कहा कि ये भी 1 मिनरल से बना हुआ है, जिसका नाम हमने दे दिया बी मिनरल, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि ये वाला जो रॉक है ये बेसिकली क्या है, हमारा डिजर्ट वाले एरिया में पाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमारी रॉक है बेसिकली ऐसे एरिया में पाई जा रही है जहाँ पे टेम्परेचर बेसिकली हॉट या कह सकते हैं कोल्ड है, और साथ ही में क्या है वहाँ पे बारिश होती रहती है, वेट टेम्परेचर है, क्लाइमेट है बेसिकली वहाँ का। तो पहले डिजर्ट वाले केस में बात करें तो आप जानते होंगे कि डिजर्ट इलाके में जब दिन के टाइम क्या और रात के टाइम, दिन के टाइम क्या होता है आपका टेम्परेचर हाई रहता है और रात के टाइम क्या होता है टेम्परेचर आपका लो रहता है। तो जब टेम्परेचर हाई रहता है तो आप जानते हैं हमारी रॉक जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, ठीक है। और रात के टाइम हमारी जो रॉक होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये जब प्रोसेस हमारा लगभग कई हजारों सालों तक, ठीक है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब हमारी ये प्रक्रिया चलती है किसी रॉक के अंदर, तो क्या होता है एक रॉक के अंदर बेसिकली क्रैक जनरेट हो जाता है। और जब जैसे जैसे आपका समय बीतता है ये क्रैक होता है, ये और वाइडन होता है और वहीं से हमारी रॉक जो होती है टूट जाती हैं, ठीक है। यानी ये रॉक क्या थी, इसे टेम्परेचर क्या हुआ आपका, दिन रात की प्रक्रिया होने के कारण, टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण ये क्रैक जनरेट हुआ और टूट गई, ठीक है। पर ये जो आपका ए मिनरल इसके अंदर पाया जा रहा था ना, ये मिनरल ए मिनरल ही रहेगा, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये जो आपका प्रक्रिया हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ, इसे बेसिकली कहते हैं कि आपका फिजिकल वेदरिंग, या कह सकते हैं इसे हम कहते हैं क्या, मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले केस में। हमने क्या किया, यहाँ पे एक रॉक लिया था और इसका मिनरल का नाम रखा था बी। अब हुआ क्या, ये और क्लाइमेट का क्या रखा था कि ये क्लाइमेट जो था यहाँ पे बारिश होती रहती है, ठीक है। क्या या हॉट वेदर हो गया या बेसिकली कोल्ड क्लाइमेट हो गया, लेकिन कॉमन क्या रहेगी कि बारिश होती रहेगी। तो जब पानी क्या होगा, H2O जो कि पानी क्या होगा, जब इसके थ्रू इस बी मिनरल के साथ आके इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपका एक केमिकल रिएक्शन होगा। और इस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होगी, हमारी जो रॉक होगी ये बेसिकली टूट जाएगी दो टुकड़ों में, या
कई टुकड़ों में, ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। तो मान लीजिए हमने क्या कहा, ये दो पार्ट में ये क्या हो गई, डिवाइड हो गया, टूट गए। लेकिन ठीक है, उसके बाद जब हमने इस वाले बेसिकली फिजिकल वेदरिंग केस में देखा था, टूटने के बाद जो आपका मिनरल था वो आपका सेम रह रहा था, पर यहाँ पे जब इनके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये जो हमारा मिनरल्स था क्या हुआ, बेसिकली दूसरे मिनरल्स में क्या हो गया, या सी मिनरल कह लीजिए या किसी डी मिनरल में क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एल्टर्ड हो गया। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग कहते हैं। यानी केमिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स एंड मिनरल्स आर व्हाट ब्रोकन डाउन एंड एल्टर्ड होनी है यहाँ पे थ्रू केमिकल रिएक्शन, इसी को हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन हमारी होती है ये तभी ऑकर होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारी जो रॉक्स होती हैं वो वाटर के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। और देखिए, अब या तो वाटर आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, या क्या हो, वाटर आपका एटमॉस्फेरिक गैसेज जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ मिक्स होकर एक वीक एसिड बना के उनके साथ केमिकल रिएक्शन करे। ये अलग अलग फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और उसको अलग अलग केमिकल रिएक्शन का नाम दिया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम रेट ऑफ वेदरिंग की बात करें, यानी किस क्लाइमेट में हमारी वेदरिंग जो होती है वो तेज होती है, और किस क्लाइमेट रीजन में हमारी जो वेदरिंग होती है वो धीरे होती है। तो कोई ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे जो टेम्परेचर हो वो बहुत ही हॉट हो और ड्राई हो, यानी वहाँ पे बारिश ना हो रही हो और बहुत ही गर्म टेम्परेचर हो वहाँ का, तो वहाँ पे जो केमिकल वेदरिंग होगी वो बहुत ही धीरे होगी। और वहीं पे हम अगर आते ना कोई ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पे कोल्ड बहुत ही ठंडा हो और वो क्या हो, ड्राई हो या वेट हो, दोनों केस में क्या होगी, वहाँ पे भी केमिकल वेदरिंग स्लो होगी। केमिकल वेदरिंग फास्ट तभी होती है जब क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है और साथ में क्या होता है, वेट होता है, यानी वहां पे बारिश होती है, या कह सकते हैं वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम बेसिकली इन 6 केमिकल रिएक्शन की एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो आइए इनको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है क्या हमारा, बेसिकली आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग दैट ऑकर्स जब हमारी मिनरल्स जो होती हैं रॉक के अंदर क्या करती हैं, वो डायरेक्टली वाटर के अंदर क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। तो उसको बेसिकली हम सॉल्यूशन वेदरिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपने पानी लिया, ठीक है, या इसको थोड़ा समझ लीजिए, हमने क्या किया, एक बॉल में, ठीक है, नमक रखा, इसको आप समझ लीजिए ये क्या हो गए, हमारे रॉक के एक मिनरल्स हो गए। हमने क्या किया इसमें से, ठीक है, हमने क्या किया इसमें से एक बेसिकली गिलास से बेसिकली इसमें पानी डाला, ठीक है। तो जब पानी हमने डाला आप क्या देखेंगे कि ये जो पानी क्या करेगा, इस बेसिकली रॉक को क्या बेसिकली नमक क्या करेगा, मिला देगा। तो ये जो मिक्सचर यहाँ बना इसको बेसिकली कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही जब केस हमारे क्या होती है, रॉक के अंदर होती है कि क्या जब पानी जो जाता है वो मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक तो आप जैसे मैंने डिफिनेशन बताया था, रॉक जो होते हैं वो एक मिनरल, दो मिनरल या उससे अधिक मिनरल से बने होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ ए मिनरल, बी मिनरल, सी मिनरल पाया जाता है, और क्या हुआ, पानी इसके साथ डिजॉल्व हुआ, इसको पानी क्या किया, रिएक्ट किया, इसको डिजॉल्व होकर पानी इसको बहा के वापस ले गया। तो बाकी जो बचा हो गया वो वहीं रह जाएगा, और क्या हुआ, टूट जाएगा और वो वहीं रह जाएगा, फिर बाद में आके क्या करेंगे, सेडिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। वो केस आपका अलग है। अभी हमारा क्या काम है, वेदरिंग पढ़ना, ठीक है। उसको बाद में हम पढ़ेंगे, विरोजन या फिर लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन ऑफ रॉक होता है वो बेसिकली क्या होता है, रॉक के नेचर पर डिपेंड करता है, और क्या फिर दूसरा क्या आता है, वो बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑफ रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी नमक लिया था, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी, समझ लीजिए हमने पत्थर ले लेंगे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे और उस पत्थर को क्या करेंगे, अब डाल देंगे, उसके ऊपर पानी मिलाएंगे, तो क्या होगा, वो जल्दी सॉल्युबल मिलेगा नहीं। लेकिन वही अगर नमक हम डाल देंगे तो क्या होगा, नमक आसानी से घुल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वही दे रखा क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मिनरल्स पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन ऑफ रॉक क्या होता है, इसके मिनरल पे डिपेंड करती है। उसके बाद रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड भी क्या होता है, फैक्टर होता है, जो कि रॉक के सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। यानी मान लीजिए, अब आपने एक पढ़ा होगा अपने जब 11th-12th में, हो सकता है 10th में ही पढ़ा होगा कि क्या होता है, जब हम गिलास में पानी भर देते हैं उसमें क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, तो जैसे जैसे हम मिलाते जाते हैं और चीनी मिलाते जाते तो मिलता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है क्या कि जो चीनी होता है अब और नहीं उसमें मिल सकता, ठीक है। तो यही दे रखा है कि रेशियो बिटवीन, अगर पानी की संख्या ज़्यादा होगी तो आपका जो मिनरल्स होंगे वो और डिजॉल्व होंगे, पानी की संख्या कम होगी तो कम मिनरल डिजॉल्व होंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपका होता है
ये मोस्टली ऑकर होता है किस पे, ऐसे रॉक जिनके अंदर कार्बोनेट्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपके लाइमस्टोन, इनके अंदर आपके क्या होते हैं, CaCO3 मिनरल्स पाए जाते हैं। बट ये क्या है, बट में ऑल्सो, यहाँ स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, बट में ऑल्सो अफेक्ट रॉक्स विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हेलाइट और रॉक सॉल्ट। पर क्या होगा, ये रॉक सॉल्ट जिसके अंदर जिस रॉक के अंदर रॉक सॉल्ट के मिनरल पाए जाएंगे या हेलाइट मिनरल्स पाए जाएंगे, उसको भी सॉल्यूशन वेदरिंग अफेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा लैंड हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारी एक रॉक है, अब क्या हुई, यहाँ पे बेसिकली बारिश हुई। तो आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, अलग अलग गैसेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब तो जब यहाँ बारिश हुई क्या होगा, यहाँ पे O2 आपकी प्रेजेंट थी, तो O2 ने, ऑक्सीजन ने क्या किया बेसिकली, इस पानी के साथ मिक्स होके, ठीक है, मिक्स होके फिर जब इस रॉक के अंदर आई, तो ये जो केमिकल रिएक्शन जब किया और रॉक जब वेदर हुई, तो ये पूरा प्रक्रिया पे क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी जब पानी के साथ हमारा ऑक्सीजन मिल जाता है और तब केमिकल रिएक्शन करता है, तो वो जो पूरा प्रक्रिया कहलाता, तो प्रक्रिया हमारा होता है वो ऑक्सीडेशन वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन वेदरिंग इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर मिनरल्स इन रॉक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड, वीकनिंग द रॉक एंड लीडिंग टू देयर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है, आयरन बेरिंग मिनरल्स आर स्पेशली प्रोन टू दिस प्रोसेस। यानी जिन रॉक के अंदर आयरन की मिनरल्स पाए जाते हैं, उनमें क्या होती है, प्रक्रिया ज्यादा इफेक्टिव होती है। यानी जैसे आप मान लीजिए एक नया लोहे का रॉड खरीद के लाएं और उसे क्या करें, आप छत पे अपने कुछ दिनों तक के छोड़ दें, फिर आप जब जाएंगे कई दिनों बाद उस रॉड को देखें, तो नोटिस करेंगे कि क्या, कि रॉड जो होगी हमारी पूरी तरह से जंग खा गई होगी, वो क्या होगी, पूरी तरह से रस्ट हो गई होगी। शुरुआत में जब आपने नई नई खरीदी होगी, तो उस रॉड पे अगर आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, उस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो, लेकिन जब आप जंग खाई हुई कुछ दिनों बाद उस रॉड पे लोहे की जब रगड़ेंगे, तो क्या होगा, वो झड़ने लगेगी। तो यही केस हमारी क्या होता है, रॉक के अंदर भी होता है। तो जिन रॉक के अंदर हमारी आयरन के मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जब ये क्या होता है, हमारा आयरन जब हमारे H2O O2 के साथ मिलकर आयरन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो क्या करता है, वो हमारे रस्ट जनरेट करती है। अब जाहिर सी बात है, जैसे रॉड पे जब रस्ट जनरेट हो जाती है, क्या होती है, रॉड वीक हो जाती है। तो वैसे जब रॉक के अंदर जो आयरन वाले मिनरल्स पाए जा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा रॉक हो गया, अब यहाँ पे इसके क्या है, आयरन के मिनरल्स पाए जा रहे हैं। अब पानी जब गया, इसको क्या किया, इफेक्ट इसके साथ रिएक्शन करके बेसिकली इसको क्या किया, वीक कर दिया, रस्ट जनरेट कर दिया। तो वीक करेगा क्या, ओवरऑल रॉक की स्ट्रक्चर वीक होगी, और जैसे जैसे आप समय बीतेगा क्या होगा, वो रॉक हमारे क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। ठीक है, इसको प्रोसेस को हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ भी लेते हैं कि व्हेन वाटर मिक्स्ड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम्स इन कांटेक्ट विद आयरन बेयरिंग रॉक, द आयरन ऑक्सीडाइजेज टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। यानी जब ऑक्सीजन जो होता है पानी के साथ मिक्स होकर आयरन बेयरिंग रॉक के साथ के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके फेरस ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और जब फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होता है फेरस ऑक्साइड का, तो क्या करता है, प्रोड्यूसर रस्ट इन द फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये कह सकते हैं फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका केमिकल रिएक्शन यहाँ दे रखा है। उसके बाद द रस्टिंग ऑफ रॉक वीकेंस देयर स्ट्रक्चर अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये जो आपका इतना प्रोसेस दे रखा है, आई थिंक यहीं से आप डेफिनेशन सही समझ गए होंगे। लेकिन कई बार होता क्या है, ये आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम जो है वो आप MCQ के, उसमें MCQ पूछा जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं पूछा जाता है, तो इतना आपको गहराई पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है हमारे, चाहे आपका UPSC प्रीलिम्स ले लीजिए, चाहे आप COT PG ले लीजिए, इतने गहराई में वेदरिंग के अंदर से, वो भी केमिकल वेदरिंग के अंदर से इतने गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ आप, अगर आपका MCQ टाइप का पेपर है, सिर्फ आप इतना जान के रखें कि ऑक्सीडेशन वेदरिंग क्या होता है, सॉल्यूशन वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, किसके इफेक्ट से बंद हो, ये क्या होती है, रिएक्शन होती है, सिर्फ इतना आप जान के रखिए। लेकिन जब आपका पेपर क्या है, एक डिस्क्रिप्शन वे में आप पेपर दे रहे हैं, यानी पूरा आपको पेपर लिखना पड़ रहा है, तो वहां पे मान लीजिए केमिकल वेदरिंग पूछ दिया और आपका 15 नंबर का रह गया, 15 नंबर का वो क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ये पूरा जब लिखेंगे, बढ़िया समझाएंगे ये केमिकल रिएक्शन, तब आपको जब ये लिखेंगे तो आपको क्या होगा, मार्क गेन करने का ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो क्या ये आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि सिर्फ आप इतना पढ़ के छोड़ दें या आप सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ दें। ठीक है, वैसे एग्जाम में इतना गहराई से पूछता नहीं जितना गहराई से मैंने यहाँ बता रखा है। मेरा काम है बेसिकली आपको बुक पढ़ने में मदद करना,
ठीक है। तो बुक के अंदर जो दे रखा है मैंने उतना ही आपको बताया, तो उतनी गहराई से आपका क्या है एग्जाम के अंदर पूछता नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले बेसिकली केमिकल वेदरिंग की, जो है हमारा क्या कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन क्या होता है, हमने अभी ऑक्सीडेशन में क्या देखा था कि जब बारिश हो रही थी तो वाटर क्या कर रहा था, हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था। लेकिन कार्बोनेशन के केस में क्या होता है, हमारा जो अब पानी होता है क्या होता है, वो CO2 के साथ क्या करता है, मिक्स होके एक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, ये क्या होता है नेचर में इसका बहुत ही वीक होता है, इसीलिए जब बारिश होती है तो ये जब ये मिक्स होती है तो इसके ऊपर इसका हम लोग के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा। ये इतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी क्या करे किसी रॉक के अंदर जाके उसके मिनरल को इफेक्ट कर सके, डिजॉल्व कर सके। ठीक है, अभी इसका प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। तो जो कार्बनिक एसिड क्या होता है, रॉक के साथ मिल के जब रिएक्शन करता है और उसको वेदरिंग कर देता है, तो ये पूरी ओवरऑल हमारी क्या प्रक्रिया कहलाती है, कार्बोनेशन वेदरिंग। यानी कि कार्बोनेशन इज द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेन वाटर मॉइस्चर in the surrounding environment chemically react to produce carbonic acid, a weak acid that react with carbonate minerals in the rock। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि एक वीक एसिड प्रोड्यूस होती है, ना कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि क्या, जब रेन वाटर CO2 के साथ मिक्स होता है तो एक वीक एसिड क्रिएट करता है, जिसका केमिकल रिएक्शन यहाँ दे रखा है, CO2 प्लस H2O मिलकर आपका H2CO3 बनाता है, जो कि कार्बोनिक एसिड का केमिकल फार्मूला। उसके बाद कार्बोनिक एसिड क्या करती है, कार्बोनेट रॉक के साथ, अब बेसिकली क्या होती है, कार्बोनेशन जो होती है मोस्ट ऑफ कार्बोनेट रॉक के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कार्बोनेट रॉक के साथ क्या करती है, मिक्स रिएक्ट करके, जैसे लाइमस्टोन CaC3 के साथ मिक्स रिएक्ट करके क्या करती है, आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाती है। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो रहती है, ये आपकी बहुत ही इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में मिलने की बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, कॉजिंग द कार्बोनेट रॉक टू डिजॉल्व। ठीक है, जो मैकेनिज्म है इसके अंदर कई और गहराई से अगर आप समझने का प्रयास करें तो उतनी के बुक के अंदर आप दे रखा है कि क्या H2CO3 जो होती है वो 2 आयोन में डिसोसिएट हो जाती है। फिर ये आयोन देखिए जो मेन रिएक्शन होता है ना, वो आयोन डिसोसिएशन होके इनका अलग अलग होके आयोन्स का रिएक्शन होता है मूल्य पर। उतना गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ऊपर पर पढ़ लीजिए क्या कि CO2 का इतना रिएक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद बुक से आप पढ़ेंगे तो आप जो मैं बता रहा हूँ आप समझ जाएंगे कि क्या आयोन में डिसोसिएट हो जाती है, फिर ये इसके साथ रिएक्ट करके फिर डिसोसिएट हो जाती है। तो उतना गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल जितना मैंने आपको बता रखा उतना ही आप पढ़ के रही, क्योंकि इतना गहराई में क्वेश्चन पूछता नहीं तो आप करेंगे क्या पढ़ के। ठीक, इसके बाद आता है क्या हमारा रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल। द डिजॉल्व्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट आर कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर, लीविंग बिहाइंड स्मॉलर एंड वीकर लाइमस्टोन स्ट्रक्चर। This continuous dissolution leads to the formation of various geographical features, जिनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे जब हम लैंडफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है क्या हमारा अगला, हाइड्रोलाइसिस वेदरिंग। हाइड्रोलाइसिस वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इन विच मिनरल्स इन रॉक रिएक्ट विथ वाटर रिजल्टिंग इन ब्रेकडाउन ऑफ रॉक स्ट्रक्चर। यानी कि बारिश से जब हुई तो क्या हुई, इस बार ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ना CO2 के साथ रिएक्ट किया, ना मतलब मिक्स हुआ, ना किसी और गैस के साथ क्या हुआ मिक्स हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ रॉक के अंदर आया, रॉक के अंदर क्या हुआ आके इसके मिनरल साथ जब डायरेक्ट पानी आपका H2O आके केमिकल रिएक्शन करके उनकी क्या करे वेदरिंग कर दे, तो वो आपकी हाइड्रोलाइसिस वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, वही यहाँ पे आपका लिख रखा है। तो हाइड्रोलाइसिस इज अ केमिकल वेदरिंग वेयर वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयोन। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेलनिंग का रिएक्शन होता है वो आयोन्स और आयोन्स के बीच का होता है, पर उतनी गहराई से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या इतना जान के रखिए कि यहाँ ओ ऊपर ऊपर बस समझ के रखिए आप। ठीक है, वाटर जो होता है आपका स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयोन और हाइड्रोक्सिल आयोन, देन फिर वो क्या होती है आयोन्स क्या करती हैं, इंटरेक्ट विद द मिनरल कंपोनेंट ऑफ रॉक। These ions can interact with certain mineral causing them to dissolve और undergo chemical changes। जो सिलिकेट मिनरल्स हैं, ऐसा पाया गया कि सिलिकेट मिनरल्स के अंदर जो हाइड्रोलाइसिस का केमिकल रिएक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ अगर हम मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल्स की बात करें तो क्या होता है, जब ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो आयोनाइज्ड हो जाती हैं यानी कि हाइड्रोजन आयोन इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, जब इनके साथ क्या होती है रिएक्ट करती है तो इस तरह का हमारा कुछ केमिकल रिएक्शन पैदा होता है। यानी कि मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल जब हमारा वाटर के साथ, ये वाटर ही है ओवरऑल है, बस इसको हमने आयोन्स में तोड़ दिया है,
तो टूट जाती है। ठीक है, जब रिएक्ट होती है तो क्या ये 2 Mg+ आपका 4OH- और क्या करती है आपका सिलिकेट एसिड क्या करती है फॉर्म करती है। इसमें से कुछ मिनरल्स हमारे डिजॉल्व होकर बह जाते हैं, कुछ रह जाते हैं वहीं पे। ठीक है, इसके बाद आता है क्या हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर इज एडेड टू मिनरल्स विद इन रॉक कॉजिंग देम टू एक्सपेंड इन वॉल्यूम। तो यहाँ क्या होता है, वाटर जब आता है ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, बस क्या होता है जैसे आपने कुछ फोम लिया होगा, फोम आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, फोम को किसी बाउल के अंदर पानी भर के उसमें डालेंगे और जब बाहर निकालने देखेंगे क्या कि आप पाएंगे कि फोम जो होगी थोड़ी हैवी हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम जो होगी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब आप उसको निचोड़ देंगे तो क्या होगा, फोम फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन जब यही प्रक्रिया आपका किसी रॉक के अंदर हो, जब रॉक क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। अब भैया फोम जो था तो वो तो अपना सॉलिड फॉर्म में रहता नहीं है कि वो अपना दबाया, पानी अब्जॉर्ब किया, फिर अपना नॉर्मल फॉर्म में आ गया पानी निकलने के बाद। लेकिन रॉक जो होता है उसको तो ऐसा होता नहीं, वो बहुत ही सॉलिड होता है। जब पानी एब्जॉर्ब करता है उसकी जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो क्या होता है, वो बेसिकली टूट जाती है रॉक। ठीक है, तो उसी को जब ये ऐसा प्रक्रिया जब होता है इसी को बेसिकली हम हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम क्रिएट स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन्स विद इन द मिनरल इवेंचुअली लीडिंग टू द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। जो सीडी ओलर के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। ये रिएक्शन बेसिकली तब होती है मान लीजिए केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट हमारे रिलीज होती है तो उसे बेसिकली हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और हाइड्रेशन जो है इनके ओलर के हिसाब से ये बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रॉक्स कंट्रीब्यूट टू फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस लाइक एक्सफोलिएशन एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो हाइड्रेशन के अंदर जब आप वॉल्यूम आपकी चेंज हो जाती है रॉक्स की, उससे क्या होती है आपकी ये फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में भी मदद करती है, जैसे आपकी एक्सफोलिएशन और क्या ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन में। और हाइड्रेशन जो है वो अलग और आपकी जैसे ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन जो हमने अभी पढ़ा था उसको होने में भी क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, एंड ये क्या करती है, इनेबल द ट्रांसफर ऑफ आयोन्स टू टेक प्लेस विथ ग्रेटर ईज। ठीक है, और आयोन्स को ट्रांसफर करके ऐसे इनेबल कर देता है कि उनके जो सॉल्यूशन उनका जो ट्रांसफर हो वो आसानी से हो सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब फेल्डस्पॉर मिनरल्स जो होते हैं जब वो पानी के साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी को खींच एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होती हैं, ये बेसिकली कैलोनाइट क्ले में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है आपका कायोलाइनाइजेशन कहा जाता है। माफ करिएगा अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इधर उधर हो गया हो, एक बार आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के क्लास के, जो है हमारा केलेसन वेदरिंग। केलेसन वेदरिंग जो है आपके कुछ लोगों ने इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर भी बता रखा है, क्योंकि जो वेदरिंग होती है मोस्टली प्लांट्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, पर क्योंकि बुक के अंदर हमारा ये केमिकल वेदरिंग के अंदर दे रखा है तो हम इसको केमिकल वेदरिंग के अंदर ही पढ़ेंगे। तो होता क्या है, केलेसन वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो इधर से मैं बताने प्रयास करता हूँ। मान लीजिए होता क्या है कि ये हमारी कोई प्लांट थी, अब क्या है ये रूट्स। तो आप जानते हैं आपने अगर बायो पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट्स जो होती हैं वो जब कुछ ऑर्गेनिक एसिड क्या या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ तरह की आपकी एसिड रिलीज करती हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करती हैं। तो जब ये ऐसी ऑर्गेनिक एसिड होती हैं, जब ये एसिड जो होती हैं किसी ऐसे रॉक से रिएक्ट करती हैं जिनके अंदर मेटल आयोन्स पाए जाते हैं, ये क्या करती हैं, ये मेटल आयोन्स को अपने तरफ खींच लेती हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। और जब मेटल आयोन उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं तो रॉक का स्ट्रक्चर वीक होता है और वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। यानी कि केलेसन वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक एसिड such as those produced by plant and microorganism dissolve and extract metal ions from minerals in rock। ठीक है, let us try to understand this process in detail। यानी कि ऑर्गेनिक एसिड जो कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड एसिड होते हैं बाय प्लांट रूट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हमें बायो के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना जान के रखिए क्या कि प्लांट्स जो रूट जो होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये एसिड बेसिकली इंक्लूड करते हैं जैसे साइट्रिक एसिड हो गए, ऑक्सैलिक एसिड हो गए और कुछ और भी तरह के एसिड होते हैं। तो जब ये एसिड क्या होते हैं ऐसे कम इन कॉन्टेक्ट विथ मिनरल्स कंटेनिंग मेटल आयन्स दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय बाइंडिंग विद द मेटल आयन।
ये केमिस्ट्री का टर्म है, प्लीज आप यहाँ जान के रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है बाय बाइंडिंग विथ मेटल आयन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैलिएशन। तो क्या करती है बेसिकली, मान लीजिए मेटल आयन थी, तो जब इसे ऑर्गेनिक एसिड जब इसके कॉन्टेक्ट में आती तो क्या करती है, इसको घेर लेती, सराउंड कर लेती, यानी द ऑर्गेनिक एसिड एक्ट एज अ लिगांड, लिगांड जो आपका भी केमिस्ट्री का टर्म आ जाता है, सराउंडिंग द मेटल आयन एंड फॉर्मिंग अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इतना गहराई में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जितना मैंने आपको यही समझा दिया था उतना ही आपके लिए कैलेशन समझना, बस आप समझ के रखिए कैलेशन का मतलब क्या होता है, इतनी गहराई से कहीं विश्वास मानिए, मैंने आपको प्रीलिम्स की मैंने बुक भी रखी, प्रीवियस ईयर के थ्रू मैं गया हूँ उसके अंदर, तो उसमें इतनी गहराई से क्वेश्चन वेदरिंग के अंदर पूछा ही नहीं है, और सीयूटी पीजी के अंदर भी इतनी गहराई से अगर आप तैयारी करें तो नहीं पूछेगा, और ना ही आपके बीए अगर आप तैयारी बीए का एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके अंदर भी इतने गहराई से नहीं पूछेगा, अनटिल क्या है आपका डिस्क्रिप्शन में पेपर दे रहे हैं तो आपको ये सब पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अगर आप एमसीक्यू हो तो आप फिक्र रहिए, बस मतलब आप सिर्फ इसका मतलब जान के रखिए, उतना ही, ठीक है। तो आई थिंक हाँ एक और ये रहेगा कि उसके बाद क्या होते हैं, एज मेटल आयंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स थ्रू कैलिएशन, द स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, लीडिंग टू देयर dissolution. This dissolution process can be result in breakdown of minerals into smaller particle or the complete removal of the minerals from the rock matrix. तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या, पहले केमिकल वेदरिंग देखा क्या होता है, फिर हमने बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में देखना कि सॉल्यूशन वेदरिंग किसे कहते हैं। तो जब वाटर हमारी क्या होती हैं, डायरेक्टली रॉक के साथ, रॉक के मिनरल साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारी सॉल्यूशन कहलाती है। फिर हमने ऑक्सीडेशन देखा, तो जब वाटर क्या होती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर रॉक के साथ रिएक्ट करती हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। कार्बोनेशन की बात करें तो कार्बोनेशन क्या, जब वाटर जो है आपका CO2 के साथ मिक्स होके एसिड बना के रॉक के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनेशन कहलाती है। फिर हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन में क्या होता है, जब हमारी वाटर जो होती हैं वो इनके बीच में जाके रॉक बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनका वॉल्यूम एक्सपेंड होने की वजह से क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, तो हाइड्रेशन कहलाता है। फिर हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, बेसिकली जब हमारी वाटर डायरेक्टली रिएक्ट करती, ना कि बिना ऑक्सीजन से ना मिक्स होकर, ना किसी गैस से ना मिक्स, डायरेक्टली उसके साथ जब रिएक्ट कर जाती हैं तो हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी हाइड्रोलाइसिस कहलाती हैं। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन की आपका गैस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, बिना गैस के साथ भी, कोई भी इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन CO2, कोई भी आपकी नाइट्रोजन भी या कोई भी गैस के साथ इसमें मिक्स होके कोई भी एसिड बना के जब ये रिएक्ट कर जाए तो आपको सॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो ये था आई थिंक पूरा हमारे आज का क्लास। अब मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग बेसिकली बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट लगे तो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये आपका टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको QR कोड दे रखा है, या इसको स्कैन करके इस लेक्चर का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में जो इस लेक्चर से जितने भी आपके MCQ बनते हैं, या इस टॉपिक्स के जो बुक के अंदर दे रखा है, इस टॉपिक के अंदर जितने आपके MCQ बनते हो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ विद इन द वीडियो अपलोड होने के 1 या 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो एक बार इस लेक्चर को देखिए, आप बुक से ही आप खुद पढ़ के बिना लेक्चर देखे ही आप वहां से एक बार MCQ सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे कितना ये टॉपिक समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद।